जय भीम दोस्तों, मैं अशोक दास। संसद का सत्र शुरू हो चुका है और इन 2 दिनों में ही तमाम राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिला है। कल बीते दिन बीएसपी की प्रमुख मायावती जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इन तमाम बातों पे हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी। सर, कल बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस इस्तीफ़े का राजनीतिक मायने क्या है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं समझता हूँ उनका इस्तीफ़ा देना बहुत महत्वपूर्ण परिघटना है और संसद के लिए भी है, समाज के लिए भी है, राजनीतिक जो परिदृश्य है उसके लिए भी और स्वयं उनकी राजनीतिक पार्टी जो है जिसकी वो अध्यक्ष हैं उसके लिए भी है। अ, इसमें कई सवाल एक साथ खड़े होते हैं इस पहलू को लेकर। एक तो ये कि कई बार हमने देखा है कि जो हमारी संसद की जो कार्यवाही है वो संसदीय और राजनीतिक पहलुओं से जुड़कर आगे बढ़ने के बजाय कई बार वो बड़ी तकनीकी हो जाती है, नियमबद्ध वो इतनी हो जाती है कि राजनीति के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, संसदीय राजनीति और समाज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वे मुद्दे भी उतने महत्वपूर्ण नहीं रह पाते जितने नियम, कानून और तकनीकी पेंच। कल जो कार्रवाई मैं देख रहा था उसमें मैं फिर बाद में उसका वीडियो भी देखा और मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं इस अप्रिय स्थिति से बचा जा सकता था या संसदीय राजनीति को बचाया जा सकता था जब देश की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष सिर्फ इसलिए इस्तीफ़ा दे रही हैं कि उनके मन के हिसाब से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके लिए उनकी पार्टी इतने लंबे वर्षों से इतने काफ़ी वक्त से काम कर रही है, उनके कोर इशू को भी संसद में उठाने की उनको सहूलियत नहीं मिल रही है या मौका नहीं मिल रहा है। तो इस गहरी निराशा से जो उपजी खीज थी उनकी, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, मुझे लगता है कि इस अप्रिय स्थिति से संसदीय राजनीति को और संसद की कार्रवाई को बचाया जा सकता था, बशर्ते कि मैं जैसा पहले कह रहा था कि संसदीय राजनीति में समाज और जनता के जो मुद्दे हैं उनको सर्वोपरि रखने की कोई न कोई एक सोच या मैकेनिज़्म हमें इवॉल्व करना चाहिए। तकनीकी केवल मुद्दों पर नहीं रहा जाना चाहिए। तो मैं बिल्कुल, अगर संक्षेप में अगर आप कहें तो मैं समझता हूँ कि कल की घटना बहुत अप्रिय, अनप्रेसिडेंटेड और दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जिस भावावेश में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उस समय जो उपसभापति बैठे थे, उनकी जो स्थिति थी वो हँस रहे थे लगातार। एक बड़ी पार्टी की इतनी बड़ी नेता गंभीरता से अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं और एक बहुत बड़े समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा था। लेकिन वो जिस तरीके से हँस रहे थे, तो वो कहीं न कहीं एक अजीब-सी स्थिति लग रही थी देखने वालों को भी, कई लोगों को। तो क्या एक संसदीय मर्यादा में उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? जब एक बड़ा नेता एक गंभीर विषय पे बात कर रहा हो, तो उपसभापति भी उतना ही गंभीरता से उस बात को सुनें। देखिए, मैं आसन के बारे में जो सभापति, उपसभापति या पीठासीन अधिकारी होते हैं, सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, उन पर सीधा कुछ कहने के बजाय मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में संसदीय राजनीति का जो जनता है, जनता के जो मुद्दे हैं, उनसे कनेक्ट जो है काफ़ी ढीला हुआ है, काफ़ी कमज़ोर हुआ है। और कई बार ये मैं देखता हूँ कि शासन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो विपक्ष के रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो इवन संचालन करने वाले लोग हैं, जो बहुत ही विद्वान और बहुत ही समझदार होते हैं, आमतौर पे उनके आचरण में भी, उनके एटीट्यूड में भी ये चीज़ें कई बार झलकती हैं, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ कि जनता और संसदीय जो राजनीति है उसके बीच का जो कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं ढीला हुआ है, ये शो करता है। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं काफ़ी हद तक उससे सहमत हूँ। एक संसदीय राजनीति में, डिलिब्रेशंस में, डायलॉग में, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में जो एक सीरियसनेस होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के इश्यूज़ पर जो एक संबद्धता होनी चाहिए, एसोसिएशन जो होना चाहिए, एक जुड़ाव जो होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है हमारा और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा कि इस अप्रिय स्थिति से चीज़ों को बचाया जा सकता था। कहीं न कहीं मिस हैंडलिंग हुई है। ये एक जर्नलिस्ट के तौर पे जो बरसों तक, बल्कि दशकों तक जिसने संसदीय कार्रवाई का और विधानमंडलों को कवर किया है, उसके हिसाब से भी मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ सर, आपने जैसा कहा कि आपने संसदीय राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है, करीब से देखा है। तो कौन से ज़रूरी मुद्दे हैं जो इस सत्र में आप महत्वपूर्ण मानते हैं, कि उसको रखा जाना चाहिए था, जिनसे लगातार सरकारें भाग रही हैं?
नहीं देखिए, अभी तो शुरुआत है सत्र का, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता है कि क्या आगे होगा। लेकिन मायावती जी जो सवाल उठा रही थी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी गैर मौजूदगी में जो बातें होंगी वो देखना होगा कि किस तरह हो रही हैं, क्या हो रही हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनकी मौजूदगी में अगर हुई होती तो बहुत ही प्रासंगिक होता, क्योंकि उनको माना जाता है कि वो दलित राजनीति की एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं, और उनकी उस उपस्थिति, उनकी मौजूदगी में मुझे लगता है वो डेलिब्रेशन का होना ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन अब जो स्थितियां हैं उसमें दो बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कि एक तो ये कि जो दलित इशू है, दलितों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं, और जिस तरह अल्पसंख्यकों का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित है, इस अत्याचार से, चाहे वो मॉब लिंचिंग के जरिए हो, इवन समाज के जो अन्य उत्पीड़ित जो वर्ग हैं वह भी बुरी तरह प्रभावित हैं। तो कुल मिलाकर जो एक राष्ट्रवादी पोलराइजेशन, सांप्रदायिकता के साथ हो रहा है, उसमें समाज का जो बहुजन हिस्सा है, मुझे लगता है कि वो हमले का शिकार है। और दिलचस्प बात यह है कि बहुजन समाज के एक बड़े तबके को ये अंदाज भी नहीं है कि ये उसी के हितों पर चोट हो रही है, और उसको अभी एहसास नहीं हो रहा है कि जो चोट करने वाले लोग हैं वो उसे सहला रहे हैं, और उसके वोटों पर भी वो एक तरह से डाका डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, मॉब लिंचिंग और दलितों पर हमले के अलावा, जिस तरह से हमारे यहाँ नोटबंदी के बाद आर्थिक क्षेत्र में एक तबाही का आलम है, और हाल में जीएसटी जिस तरह से लाई गई, वो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो रहा है, और ये बात जो है शिद्दत के साथ मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में भी उभरनी चाहिए। तीसरा मुद्दा, जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, शिक्षण संस्थानों में जो एक ख़ास ढंग की हवा बयार बहाई जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, उससे विश्वविद्यालय और जो शिक्षण संस्थान हैं उनकी न केवल स्वायत्तता, उनकी अस्मिता, बल्कि पूरी भारतीय उच्च शिक्षा आई थिंक खतरे में है, बड़ी उस पर बड़े जोखिम है। तो एक ये बड़ा मुद्दा मैं मानता हूँ। वैसे तो मुद्दे हज़ार हैं इस देश में, हमारे जैसे महादेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये 3-4 मुद्दे मैं समझता हूँ कि बहुत अहम हैं। इसमें जाति का भी सवाल आता है। किसानों का एक मुद्दा जो मैं मिस कर रहा था, किसानों का जो मुद्दा है वह भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हाल के दिनों में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े आकाश चूम रहे हैं। और जिन राज्यों में, दिलचस्प बात यह है कि कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है, वहाँ भी किसानों की आत्महत्याएँ लगातार बढ़ रही हैं। तो ये कुछ मुद्दे मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है। जाति का जो सवाल रहा है, इस पे आमतौर पे देखा गया है कि संसद लगातार बहस करने से बचती है, किसी ना किसी बहाने से। मतलब उतनी गंभीर बहस मेरी जानकारी में भी अभी तक नहीं है कि उतनी गंभीर बहस 1-2 दिन की हुई हो जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाए और उसको सुधारने के कोई, क्योंकि तमाम कानून हैं, बावजूद उसकी चीज़ें रुक नहीं रही हैं, तो उसको सुधारने के लिए कोई गंभीर प्रयास हो संसद की तरफ से, तो उस पर एक बार बहस की ज़रूरत है क्या? क्योंकि सहारनपुर और ऊना जैसी तमाम घटनाएँ हाल ही की घटनाएँ हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जैसा मैंने पहले कहा कि कहीं न कहीं जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं उनसे संसदीय जो राजनीति है उसका कनेक्ट जो है वो कमज़ोर हुआ है। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जो जाति का प्रश्न है, या जो समुदायों का प्रश्न है, किसानों का प्रश्न है, ये सभी उसमें उसकी जद में आते हैं। सरकार के 3 साल हो गए हैं पूरे। बतौर पत्रकार आप इस 3 साल का आकलन कैसे करते हैं? देखिए, ये सरकार जो है जिस तरह के मुद्दों को लेकर, जिस तरह के इश्यूज़ को लेकर आई थी, वो इश्यूज़ तो मैं नहीं समझता हूँ कि जैसे विकास का वो मॉडल कहते थे कि हम एक नया विकास का मॉडल देंगे देश को। मुझे नहीं लगता कि विकास का उनके पास कोई नया मॉडल है। उनके पास विकास को एक तरह से सांप्रदायिकता से जोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है कि सांप्रदायिकता का विस्तार, एक नकली किस्म का राष्ट्रवाद, इससे ही लगता है कि विकास मान लिया गया है। क्योंकि जो डेवलपमेंट अगर देखा जाए, अगर डेवलपमेंट का मतलब HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर है, अगर डेवलपमेंट का मतलब अपने समाज के हर हिस्से का विकास है, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। समाज के उन्हीं हिस्सों का विकास हो रहा है जो बड़े कारपोरेट हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े सरमाएदार हैं, तो उनका विकास हो रहा है। लेकिन आम जनता तो तबाही का आलम है उसके सामने। आप देखिए, ग्रोथ रेट की बात करते हैं, ग्रोथ रेट की बात, लेकिन ग्रोथ रेट में एजुकेशन पर क्या खर्च है, आपका हेल्थ पर क्या खर्च है,
आपका रोज़गार सृजन कितना है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में लगातार गिरावट हो रही है, आप कन्फ्रंटेशन अपने सरहदी जितने मुल्क हैं, आपके सीमावर्ती मुल्क हैं, सबसे आपका कन्फ्रंटेशन लगातार बढ़ रहा है। आपको पसंद करने वाला जिस तरह की सरकार की हैंडलिंग है अपने वैदेशिक मामलों की, आपको दिल से पसंद करने वाले जो देश हैं उनकी संख्या लगातार घट रही है। तो ये इसका असर है कि आपके देश में चलते चलते सड़क पर, ट्रेन में किसी को लिंच कर दिया जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है। इसका मैसेज दुनिया भर में जा रहा है। लोग निवेश के लिए जो आने वाले लोग हैं, जिन पर आपकी नज़र रही है, वो सोचते हैं कि यार देश कैसा मुल्क, ये कैसा भारत एक मुल्क बन गया है कि चलते चलते लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि कारण जो मैं समझता हूँ कि जो सत्ता चला रहे हैं लोग, जो संचालन कर रहे हैं, शायद उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका एजेंडा शायद विकास नहीं है, उनका एजेंडा शायद हिंदू राष्ट्र का निर्माण है। और इसीलिए वो विकास पर जनता का वोट लेते हैं, लेकिन वो एजेंडे अपने लागू करते हैं, और जो कोई जिनका मतलब जनता के विकास से नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो उनका 1925 से एजेंडा है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, सेकुलर संविधान को ख़त्म करना। और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माला वो पहनाते हैं, लेकिन हकीकत असलियत ये है कि वो संविधान की ही हत्या करना चाहते हैं, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सृजित किया। तो मैं समझता हूँ बहुत ख़तरनाक ये मंजर है। सर, राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं, अब रिजल्ट आने वाले हैं। इस चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों द्वारा जो जाति का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया कि दोनों राष्ट्रपति के जो कैंडिडेट हैं वो दलित है, वो इस राजनीति दौर में और फिर इतने बड़े पद के लिए, है ना, वो कितना डिसअपॉइंट करने वाला था। नहीं देखिए, ये अजीब बात है कि आप दलितों की हत्या करते हैं, दलितों का रोज़गार छीनते हैं, दलितों के लिए और कोई एम्पावरमेंट की कोई स्कीम नहीं निकालते हैं। दलितों के लिए जो ज़रूरी काम है, लैंड रिफॉर्म से लेकर के उनको और ज़्यादा एम्पावर करना, औद्योगिक क्षेत्र में उनके हस्तकला क्षेत्र में, उनके और जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनमें उनको जगह ज़मीन देना रहने के लिए और काम करने के लिए, वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं। आप केवल एक सिंबोलिज्म की राजनीति कर रहे हैं कि हम एक दलित को राष्ट्रपति बना देंगे। लेकिन दलित को राष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में, मीडिया में कहीं भी दलित दिखाई नहीं देंगे। संगीत में, गीत में, फिल्म में, इंडस्ट्री में कहीं भी आप देखेंगे जो रूलिंग एलीट हमारे देश का है, उसमें किसी भी कीमत पर आप किसी बहुजन समाज के आदमी की हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं। देश जो चला रहे हैं लोग इस वक्त, जो मोदी जी की सरकार चला रहे हैं, टॉप लेवल के टॉप ऑफिसर्स वो कौन हैं, उनके सरोकार क्या हैं, उनके एजेंडे क्या हैं, अगर आप ये देखिए तो आपको लगेगा कि राष्ट्रपति पद के लिए जो एक चेहरे खड़े किए गए हैं, अच्छी बात है कि आपने लिया है, लेकिन ये सब प्रतीकवाद है, एक सिंबलिज्म है। इससे दलितों का कोई उद्धार नहीं होने वाला है। देश में जिस वक्त के आर नारायणन साहब राष्ट्रपति थे, जबकि वो सबसे समझदार और बहुत ही आर्टिकुलेट प्रेसिडेंट थे और उन्होंने कई बड़े महत्वपूर्ण काम किए। सबसे चमकदार अगर प्रेसिडेंट भारत की आज़ादी के बाद कोई हुआ है तो शानदार राष्ट्रपति वही थे। लेकिन उस वक्त भी हम देखते हैं कि भारत में जो सरकारें थीं वो ये नहीं चाहती थीं कि हर क्षेत्र में दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिले या बहुजन समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। बहुत दिलचस्प कहानी है, जब रॉबिन जेफरी ने एक बार कहा था कि देश का राष्ट्रपति तो ये दलित हैं, लेकिन एक भी संपादक दलित नहीं है। तो वो उस मुहावरे को अगर आप देखिए तो बहुत दिलचस्प था रॉबिन जेफरी का वो मुहावरा। तो हमारे साथ ये थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी। कैमरामैन अनिल के साथ मैं अशोक दास। आप देखते रहिए दलित दस्तक।